हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है एक नए वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 का एक वीडियो डाल चुके हैं, जो कि इससे पहले मतलब लघुत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लिखित स्थान वाला था। और यदि आपने वह वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग क्वेश्चन, और ये चैप्टर 1 का सबसे लास्ट वीडियो होगा और इसके बाद चैप्टर 2 आएगा। और इसमें क्या देखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन, और इसमें 4 लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर 1 में, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। और हम इस तरह समझाएंगे कि आपको एक बार में ही याद हो जाएगा, दूसरी बार देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक शर्त है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखेगा, और इसका PDF आपको फ्री मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको होने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए बढ़ते हैं एक नंबर प्रश्न की तरफ। क्लास 10 अर्थशास्त्र अध्याय, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। यहाँ दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, इसके कितने भागों में बांटा जाता है। कि अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, अर्थव्यवस्था की जो संरचना होती है उससे आप क्या समझते हैं, और इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, पूछता है भाग इसके कितने भागों में बांटा गया। यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका ये सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसका उत्तर भी थोड़ा ज़्यादा होगा। लिखेंगे इसके उत्तर में कि अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पाद क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब क्या है, इसके विभिन्न क्षेत्र में उत्पाद, यानी विभिन्न क्षेत्र में उत्पादन, यानी हर एक क्षेत्र जितना भी होता है उसमें वस्तु का उत्पादन होता है और इसका विभाजन होता है। इन्हें मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले क्या पूछता है क्वेश्चन कि अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं। लिख दिए कि अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब है विभिन्न उत्पाद क्षेत्रों में इनके मतलब से है। ठीक, अब इन्हें कितने भागों में बांटा गया, इनके 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। अभी इन तीनों भागों को देखते हैं धैर्यपूर्वक। यहाँ पर जिसमें 3 भाग का नाम है, पहला भाग है प्राथमिक क्षेत्र। पहला भाग कौन सा है, प्राथमिक क्षेत्र, जिसे कहते हैं कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। और इसके अंतर्गत आता है कौन कौन सा आता है, इसके अंतर्गत कृषि आता है, पशुपालन आता है, मछली पालन आता है, ये सभी आता है जो कृषि से संबंधित है, ये सभी आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। उसके बाद आता है द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र। और ये तीनों जो क्वेश्चन है, एक है तृतीय क्षेत्र में, ये तीनों क्वेश्चन जो है ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखेंगे कि द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं, खनिज आते हैं, व्यवसाय आते हैं, जितने भी खनिज से संबंधित, उद्योग से संबंधित है, ये सभी आते हैं द्वितीय क्षेत्र में। चलिए अब देखते हैं तीसरा, यानी तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र यहाँ लिखेंगे कि तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। कौन सा क्षेत्र कहते हैं, सेवा क्षेत्र। इसमें एक बात समझिए कि तृतीय क्षेत्र में वस्तु का उत्पादन नहीं होगा, जैसे कि कृषि क्षेत्र में होता है, इसमें वस्तु का उत्पादन होता है, लेकिन इसमें तृतीय क्षेत्र में कोई भी वस्तु का उत्पादन नहीं, इसमें सेवा का उत्पादन नहीं। जैसे कि बैंक में आप जाते होंगे तो यहाँ पर क्या आपको कोई वस्तु नहीं देता होगा, यहाँ आपको सेवा देता होगा। बीमा, परिवहन, जैसे कि आप रेलगाड़ी में बैठते होंगे, बस में बैठते होंगे, जैसे कि हम भी आपको कुछ सेवा दे रहे हैं। ठीक है, ये भी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया कि अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। अब इसका आंसर यहीं पर खत्म होता है। चलिए बढ़ते हैं दोनों प्रश्न की तरफ। दोनों प्रश्न कहता है कि आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर पता है। सबसे पहले हमें बताना कि आर्थिक विकास किसे कहते हैं, उसके बाद हमें आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बताना है। यहाँ सबसे पहले बताते हैं आर्थिक विकास क्या है। यहाँ लिखेंगे कि आर्थिक विकास के बारे में लिखेंगे कि आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र में उत्पादन का स्तर ऊंचा करना। आर्थिक विकास का मतलब क्या है कि अर्थव्यवस्था का 3 क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। इनमें उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो, उत्पादन जो ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसका उद्देश्य रहता है। आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अर्थशास्त्रियों के द्वारा अंतर किया गया, लेकिन आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन अर्थशास्त्रों के दौरान अंतर बताया गया। और यहाँ सबसे पहला नंबर क्या पूछता था, इसके बारे में बता दिया। आर्थिक विकास क्या बता दिया कि विभिन्न क्षेत्र में इसके उत्पादन से में स्तर में ऊंचा करना है, इसका क्या मतलब है, आर्थिक विकास। ठीक, अब इसके अंतर देखते हैं। इसके अंतर लिखने का सबसे अच्छा तरीका था, एक तरफ आर्थिक विकास लिख दीजिए, एक तरफ आर्थिक वृद्धि लिख दीजिए। तो ये लिखने का सबसे अच्छा तरीका होता है आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि लिख दिया। इधर लिखेंगे आर्थिक विकास के बारे में कि आर्थिक विकास का प्रयोग विकसित देश के लिए होता है। अगर कोई विकसित देश है, जैसे अमेरिका ले लीजिए, जापान ले लीजिए, ये सब विकसित देश है, यदि इनके आय में वृद्धि होगा, यानी अगर ये विकास करेंगे तो इनके लिए प्रयोग होगा आर्थिक विकास प्रयोग होगा, और आर्थिक वृद्धि प्रयोग होगा विकासशील देशों के लिए। ठीक, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लगता है
हाँ ठीक है। अब दूसरा देखेंगे इसमें ही, आर्थिक विकास में धीरे धीरे और कम समय के लिए विकास होता है। अगर आर्थिक विकास कोई हो रहा है तो उसमें धीरे धीरे होगा और कम समय के लिए होगा, लेकिन इसमें तेजी से होगा और लंबे समय के लिए होगा। आर्थिक विकास में उत्पादन में भी परिवर्तन और संस्थानों में भी परिवर्तन है। अगर आर्थिक विकास में क्या होगा, उत्पादन में भी परिवर्तन आएगा और संस्थागत में भी परिवर्तन आएगा। और उसके बाद है आर्थिक वृद्धि में उत्पादकता में वृद्धि होता है। अगर आर्थिक उसमें उत्पादकता नहीं, जहाँ से उत्पादन हो रहा वहाँ पर वृद्धि होगा, तभी तो ये विकासशील देश के लिए प्रयोग आएगा। ठीक, विकासशील देश का मतलब जो विकास कर रहा है। ठीक, लेकिन ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसे, लेकिन आप देख लीजिएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं तीन नंबर प्रश्न क्या कहता है। और यदि आपको सभी प्रश्न समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। तीन नंबर प्रश्न है कि आर्थिक विकास के लिए माप को सूचकांकों के द्वारा कीजिए। बता कि हमें आर्थिक विकास का माप करना है तो उसके लिए कुछ सूचकांक का प्रयोग कीजिए, जिसे हम माप सकें, इसके लिए हम बताना होगा। यहाँ रखेंगे कि आर्थिक विकास की माप करने के लिए कुछ सूचकांक निम्नलिखित है, यानी जिससे आर्थिक विकास का माप हो सकता है वो निम्नलिखित है। पहला में है राष्ट्रीय आय। हम राष्ट्रीय आय के भी द्वारा इसे माप सकते हैं, यानी किसे माप सकते हैं, आर्थिक विकास को माप सकते हैं। लिखेंगे राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है। यानी अगर राष्ट्रीय आय से अगर हम आर्थिक विकास का एक सूचकांक करें तो ये सबसे अच्छा लेकिन प्रमुख माना जाएगा। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक, समझ गए। अब यहाँ देखते हैं, हाँ इसको समझना बाकी है। कोई भी देश है उसमें एक वर्ष में जितना भी वस्तु उत्पादित होगा या सेवा उत्पादित होगा, उन सभी को अगर मुद्रा के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए तो उनके जोड़ को क्या कहेंगे, राष्ट्रीय आय कहेंगे। ठीक, अब दूसरा है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय के बारे में लिखेंगे ये आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय सबसे उचित, हम कहें कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो आर्थिक विकास को मापने के लिए सबसे अच्छा और उचित सूचकांक है। अब लिखेंगे प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय में लिखेंगे कि राष्ट्रीय आय को देश की जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय। अगर जो देश की राष्ट्रीय आय है, यानी देश की जो राष्ट्रीय आय प्राप्त, अभी हम राष्ट्रीय आय के बारे में समझे, अगर देश की राष्ट्रीय आय को देश की जनसंख्या से भाग दे दिया जाए तो हमें जो भागफल आता है उसे ही क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अब यही दो सूचकांक के बारे में लिख दिए और नीचे फॉर्मूला लिख देंगे कि प्रति व्यक्ति आय बराबर, और ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। ठीक, और यही उत्तर हो गया। ये 3 नंबर प्रश्न था। अब 4 नंबर प्रश्न देखते हैं, और ये किताब का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बिहार के आर्थिक विकास के पिछड़ेपन के क्या कारण हो सकते हैं और इनसे दूर करने के कुछ उपाय। यानी बिहार अगर पिछड़ा है तो इसका क्या कारण है, और इसे अगर हमें दूर करना है तो इसका हमें उपाय बताना है। ठीक, अब इसके बारे में लिखेंगे, और यदि आपको आवाज़ आ रहा है तो सॉरी, इसके लिए आप मैनेज कर लीजिए। अब इसके उत्तर में लिखेंगे कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के निम्न कारण, यानी बिहार पिछड़ापन है, इसके निम्न कारण निम्नलिखित है। पिछड़ापन का पहला कारण है बाढ़ और सूखा। बिहार में बाढ़ और सूखा बहुत आता है। यहाँ लिखेंगे कि बिहार में प्रतिवर्ष उत्तरी भाग में बाढ़ तथा दक्षिणी भाग में सूखा आता है। बिहार में प्रतिवर्ष हर वर्ष उत्तर वाला भाग में बाढ़ आता है और दक्षिण वाला भाग में सूखा आता है, जिससे आर्थिक क्षति, जिससे बहुत क्षति होती है सरकार की भी और आदमी की। और दूसरा है बढ़ती जनसंख्या। यह तो सब चीज़ का कारण बढ़ती है। बिहार में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, जिससे भोजन के लिए कृषि क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। कृषि में अधिकतर व्यक्ति संलग्न होने से विकास से बाधित हो रहे हैं। अगर जनसंख्या बढ़ रहा है तो उसके लिए भोजन भी जुटाना है, और भोजन जुटाने के कृषि में बहुत आदमी संलग्न हो रहे हैं, जिससे कोई अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा है कि आधारिक संरचना का अभाव। आधारिक संरचना के बारे में हम पीछे बताए थे। आधारिक संरचना लिखेंगे बिहार में विकास के आधारिक संरचना का अभाव, जिससे कल राज्य में विकास नहीं। बिहार में आधारिक संरचना मतलब जिससे देश का विकास हो, वही बिहार में उपलब्ध नहीं है। चौथा है गरीबी। बिहार में गरीबी है। गरीबी के कारण प्रति व्यक्ति आय कम होता है, जिससे बिहार में बच्चे की पैदाइश अधिक होती है और जनसंख्या अधिक होता है, जिससे विकास नहीं हो पाता है। और यही 4 कारण लिख देंगे, क्योंकि ये 4 नंबर का ही क्वेश्चन पूछता है। अगर ज़्यादा कारण लिखेंगे तो आपकी किताब में दिया, आप उसे देखकर लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बिहार के पिछड़ेपन के दूर करने के उपाय। नहीं, बिहार के अगर हमें पिछड़ापन उसका दूर करना है तो उसका हमें उपाय यहाँ पर है। पहला है कि बाढ़ और सूखा पर नियंत्रण। देखिए यहाँ पर क्या कहता था, इसको मिटा देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ कहता था कि उत्तरी भाग में बाढ़ आता है और दक्षिणी भाग में सूखा आता है। अगर हम किसी तरह ये उत्तरी भाग वाला बाढ़ को अगर दक्षिणी भाग में भेजा देंगे तो ये अच्छा हो जाएगा, तब दोनों संतुलित हो जाए, और यही काम सरकार को करना चाहिए। यहाँ लिख देंगे
कि वो बिहार के कुछ ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे बाढ़ सूखा पर नियंत्रण हो सके, और वही उपाय करना चाहिए। दूसरा, बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण। बिहार सरकार को ऐसे कानून लाना चाहिए जिससे जनसंख्या विस्फोट को रोका जा सके। जनसंख्या विस्फोट का मतलब होता है एकाएक जनसंख्या का बढ़ना। तीसरा, आधारिक संरचनाओं का विकास। बिहार में आधारिक संरचनाओं का विकास करना चाहिए जिससे कि ये होगा, जिससे हम विकास होगा। और चौथा लिख दीजिएगा कि गरीबी को दूर करना, ठीक। और यदि आपको ज़्यादा लिखना है तो आप किताब में जाकर लिख सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही लिखने देते हैं क्योंकि क्वेश्चन ही इतना था। और अगले वीडियो में चैप्टर जो 2 नंबर चैप्टर है जिसका नाम है लास्ट, जब हम लास्ट किया है। और इसमें भी 2 वीडियो ला दिए। और यदि आपने पहला वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको कहीं 1 नंबर चैप्टर में कहीं भी दिक्कत हो तो आप में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।